Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you all are doing great. Today's topic is the theme of witchcraft in Crucible, The Crucible by Arthur Miller. मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई है 6 से 7 मिनट की, वो भी देख लो जाके। इंट्रोडक्शन उसमें मैंने बताया द क्रूसिबल का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं विच आर रियली वेरी क्रूशियल, तो उनको भी देख लीजिए। और स्टार्ट करते हैं द थीम ऑफ विचक्राफ्ट। The theme of witchcraft is a central theme of the play. Through this theme, Miller wants to tear the veil of conservatism, dogmatism, American nationalism and McCarthyism. ये जो हैं ये यानी आप समझ लो कि कुछ इन सब चीज़ों से रिलेट जो है वो कदम उठाए गए जिनकी वजह से जो थे नेशनलिज़म है, जिस तरह कम्युनिज़म है और पेट्रियाटिज़म है, कैपिटलिज़म है, फैशिज़म है और नाज़िज़म है, मैकार्थिज़म, मार्क्सिज़म, ये सब जो हैं ये डिफरेंट पॉलिटिक्स अप्रोचेज़ हैं, यानी पॉलिटिक्स अप्रोच हैं जिनमें मुख्तलिफ़ तरीके से जो है पॉलिटिक्स की गई और जो जो जिस जिस चीज़ के हक़ में था उस चीज़ को प्रमोट किया गया और बाकी चीज़ों को बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से ट्रीट किया गया। अच्छा जी, ऑर्थर मिलर ने जो है ये यानी जो भी हमारे सामने पोर्ट्रे करने की कोशिश की है वो 1692 से 1693 के दरमियान में मैसाचुसेट्स बे कॉलोनी में ये सब चीज़ें प्रैक्टिस हुई, जिसमें विच क्राफ्ट जैसा काला जादू जो होता है उन चीज़ों को लेकर जिनकी वजह से बहुत से कम्युनिस्ट जो थे उनको मारा गया। और जब अमेरिका में 1953 में दोबारा से इस तरह की प्रैक्टिसेस की गई जिसके अंदर कम्युनिस्ट को मारा गया, तो असल में मैकार्थिज़म जो है वो जॉन मैकार्थी जो था डिक्टेटर था उसकी आप समझ लो पॉलिटिकल क्लास का जो नाम था वो मैकार्थिज़म रखा गया, उसके नाम से डेडिकेट किया गया। तो कार्ल मार्क्स, जिसे आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, कार्ल मार्क्स जो था उसने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा था, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो या तो उसमें उसने कम्युनिज़म को बहुत प्रमोट किया था। और इसी तरह जो जॉन मैकार्थी है ना, जॉन मैकार्थी कम्युनिज़म के अपोज़ लिखता है, यानी वो उसके ऑपोज़िट है। तो जो मैकार्थिज़म जो है वो उससे रिलेट किया गया ये जॉन मैकार्थी से। तो इसमें इसका ये है कि कम्युनिस्ट को ख़त्म किया जाए जितना भी हो सके, यानी जो भी जिसका भी पता लगे कि ये कम्युनिस्ट क्लास से बिलोंग करता है या उनके ये हक़ में है तो उसको ख़त्म कर दिया जाए। इसीलिए उसने दोनों किस्सों को रिलेट करके ये एक प्ले लिखा जिसको यानी अमेरिकन कैनन यानी कैनन ऑफ अमेरिकन लिटरेचर में एक ख़ासी अहमियत हासिल है। आगे देखते हैं। During the 17th century and into the 18th century, belief in the reality of witches was widespread both in America and Europe. अच्छा जी, 17वीं और 18वीं सदी में अमेरिका और यूरोप में ये जो काले जादू वाला सीन था, कुछ चीज़ें जो होती हैं ना ट्रेंड कर जाती हैं। तो यानी ये जो था टाइम पीरियड जो था इसमें विच क्राफ्ट का बहुत ज़्यादा एक किस्म का ना सिग्निफिकेंट रोल कह लो आप। Thousands of innocent people were executed during the period, and a few people questioned the actual existence of witches, but none was able to identify a witch. अब यानी जो रेशनल थे, फ़िलासफ़िकल पर्सन थे, जो कि लिटरेट पर्सन थे, उन्होंने आवाज़ उठाई और कि भाई अगर कोई है जिन चुड़ैल तो हमें दिखाई जाए। लेकिन क्योंकि मेजॉरिटी जो थी और जो इलिटरेट पीपल थे, जो यानी इस तरह के जो जिनको बस लोगों के साथ मिलजुल कर अफवाहें रूमर्स फैलाने का पता था, बस वो ज़्यादा थे, मेजॉरिटी में थे। जो माइनॉरिटी में थे उनकी फिर कोई बात सुनी नहीं गई। The same was the situation in 20th century in American after the World War II, that the people were accused of being a communist and without any justified legal proceeding they were sentenced to death. और जिनके पास यानी ये सेम सिचुएशन तब देखी गई वर्ल्ड वॉर टू के बाद, जब लोगों को कम्युनिस्ट होने पर एक्यूज़ किया गया। और यानी ऐसा था कि लोग अपने पर्सनल ग्रजेस निकालते थे, यानी अगर किसी से कोई दुश्मनी है तो वो उसको कह देगा कि भाई ये तो कम्युनिस्ट है, या कुछ ना कुछ ऐसे यानी चीज़ें छोड़ देगा या कुछ इस तरह की उसकी राह में रुकावट हर्डल्स क्रिएट कर देगा जिससे लगे कि ये बंदा कम्युनिस्ट है। ठीक है, तो लोगों ने अपने ज़ाती मफाद के लिए भी इस तरह के हरबे जो थे वो अपनाए।
अच्छा जी, दिस aggravated situation became so much grave that American liberalism was in extreme danger, for there was a mass hysteria in the people. mass hysteria क्या होता है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आया था मेरे ख्याल से लास्ट टाइम 2019 में, या 2019 में ही आया था शायद। mass hysteria होता है यानी डॉगमेटिक हिस्टीरिया भी आप इसे कह सकते हो, कुछ इस तरह की न्यूरोटिक प्रॉब्लम्स, यानी किसी दबाव में आकर दिमाग पर इस चीज़ का असर हो जाना, और फिर आपको उसी लिहाज से जो है आप अपने जो यानी होशो हवास में रहते हुए आप गलत डिसीजन लेना शुरू कर देते हो, जो कि कुछ यानी न्यूरोटिक प्रॉब्लम जो कह सकते हो, यानी इंसान ऐसे ख़ुद को ल्यूनेटिक पर्सन की तरह शो करने लग पड़ता है। एक खौफ, एक डर, जिसकी वजह से आप गलत कदम उठाते हो, ठीक है। और फिर वो जो है वो अब देखा देखी, जो एक को देखा दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर सारे उसके अंदर यानी एक पूरा जो था पूरा मुआशरा उसके ज़िद में आ गया। मिलर ड्रामेटाइजेस ऑल द सिचुएशन ऑफ communistic witch hunting in the historical background of Salem witch hunting in 17th century by the so-called Puritans. Miller picks up the famous event of witchcraft from the history in order to highlight this experience of the fear and hysteria in 20th century. अब ये चीज़ जो प्रैक्टिस हुई थी, क्योंकि 1692 से 1693 यानी 17th सेंचुरी जो थी वो ऑलरेडी उसमें कंसिडर की जाएगी, तो वो जो सो कॉल्ड प्योरिटन्स थे उसने यहाँ उनको यानी क्रिटिसाइज़ किया है कि उनकी वजह से ये सारा काम जो था वो रूज पे पहुँचा, और जिसकी वजह से इसका खौफो हिरास जो है वो 20वीं सदी तक रहा। और वो यानी इस चीज़ को जो है, क्योंकि 1953 में उसने लिखा है ना इसको, द क्रूसिबल को, तो वो ये कोरिलेट करना चाह रहा है कि 17वीं 18वीं और 19 20 फिर यहाँ तक जो था वो चलता है, कॉज्ड बाय मैकार्थिज़म, यानी मैकार्थिज़म के ज़ुमरे में आता है, क्योंकि वो कम्युनिस्ट के ख़िलाफ़ था। अंडर मैकार्थिज़म thousands of innocent people were accused of being communist, of which and were killed without any proof against them। ये सेम वही चीज़ है कि बग़ैर किसी यानी जस्टिफिकेशन के किसी को एक्यूज़ करना, या बहुत से जो लोग थे उनको फांसी दी गई थी और बहुत जुल्म किया गया था। There was a law of jungle and the innocent people either had to go to die or to commit suicide or to go underworld, यानी कोई छोड़ी नहीं थी ना, कोई ऐसी गुंजाइश ही नहीं छोड़ी थी, बस जिस पे साबित हो गया उसे मरना ही मरना है। द प्ले emphasizes upon the power of the accusers as in Salim, यानी जो भी एक दूसरे के इस तरह दिखा रहे हैं कि कितनी पावर बन गई थी किसी को एक्यूज़ करना, कि अब दूसरा बंदा बेचारा अपनी जान से हाथ धो बैठता था। तो द mischievous girls, शरारती जो लड़कियां थी, who were dancing in the jungle at midnight, the play also highlights the difficulty of proving innocence of these people who are accused to be a witch in Salem, and on the other hand who were accused of being communists in 20th century, and the danger of refusing to confess the crime of which they have been accused by the authorities. Even the false accusation was enough to damage the repute of a person and his chances for employment। एक लंबा ही हो गया था काफ़ी सेंटेंस। इसका यानी इंटरप्रिटेशन ये है कि विच क्राफ्ट जो किया गया 1692 और 1693 में, उसको हमारा जो ऑथर है वो किससे रिलेट कर रहा है, 1953 में लिखे गए अपने प्ले जो कि द क्रूसिबल है, और वो कह रहा है कि जिस तरह कम्युनिस्ट को पहले कत्ल किया गया उस दौरान किस चीज़ का सहारा लेते हुए, विच क्राफ्ट का सहारा लेते हुए, इसी तरह 20th सेंचुरी में कम्युनिस्ट को अटैक किया गया किसका सहारा लेके, मैकार्थिज़म का सहारा लेकर। दोनों चीज़ों में जो था कम्युनिस्ट का बेड़ा गर्क हुआ, उनको बर्बाद किया गया, और यानी किसी पे इल्ज़ाम तराशी करना बहुत आसान था, उसकी पूरी ज़िंदगी को दाव पे लगाने पे, उसकी रेपुटेशन को बेड़ा गर्क करने में ये सब चीज़ें जो थी बहुत यानी कारामद साबित हो रही थी लोगों के लिए। Thus accused were forced
टू एक्यूज़ अदर इनोसेंट वॉज नॉट कमिंग टू एन एंड, यानी ये जो था सिलसिला एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ करने का और फिर सस्पेक्ट करने का, वो जो था वो कंटिन्यू चलता ही जा रहा था, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा. In the play, we see that a group of girls of different ages are found mysteriously dancing or परप्लेक्सली डांसिंग, यानी इसका मिस्टीरियसली थोड़ा जो कि अनहोना सा, ठीक है. एट मिड नाइट इन द जंगल दे आर इन्जॉइंग विच क्राफ्ट, टू ऑफ देम बेटी एंड रुथ. बेटी एंड रुथ जो है वो उन्हें दिखाया गया उम्र में थोड़ा छोटा, बीइंग यंगर, फॉल इल ड्यू टू द फियर ऑफ बीइंग कॉट वाइल डांसिंग. असल में ये बेहोश खुद हुई थी, ये जानबूझ के बेहोश हुई थी क्योंकि ये डर गई थी कि अब इन्हें मार पड़ेगी, तो उम्र में छोटा दिखाया गया. मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये भी, पता नहीं शायद लास्ट वीडियो में बताया था कि जो कुछ चेंजिंग की थी आर्थर मिलर ने, तो इनकी यानी जो एजेस थी वो छोटी थी. जो एलिज़ाबेथ थी उसको वो दिखाना चाह रहा था 12 से 13 साल की उम्र, लेकिन उसने उसको पोर्ट्रे किया 17 साल की उम्र में. और प्रॉक्टर जो था वो भी उसको वो यंग यानी करना चाह रहा था, क्योंकि फिक्शनलाइज स्टोरी है ना, तो बेस कर रही है उस बैकग्राउंड पे जो कि उसके जहन में चल रहा था. तो थोड़ी सी उसने चेंजिंग की थी अपने प्ले में. अच्छा जी, मैं कहाँ थी जी. Their illness is not a direct cause of being involved in witchcraft but because of the overexcited response to the event in the woods. अब उनका जो मकसद था ना वो इस तरह इस चीज़ को लाना नहीं था. असल में ये जो हिस्टीरिया का मैस हिस्टीरिया का क्वेश्चन आ जाता है वो इसी पे आ जाता है ना, कि ज़्यादा जो टेंशन क्रिएट हुई वो वहाँ से हुई कि वो डर गई थी सारी लड़कियाँ कि अब हमारी खैर नहीं. तो उन्होंने फिर यानी जो एक गलत कदम उठाया, फिर करते करते जो था दूसरा तीसरा चौथा कदम उठता गया और वो सिचुएशन जो थी वर्स्ट से वर्स्ट होती चली गई. अच्छा जी, बैड से वर्स्ट होती चली गई, सॉरी. थस अ न्यूरोटिक गिल्ट, ये वही बात आ गई जो हम अभी मैसेज शेयर पे कर रहे थे. Thus, a neurotic guilt is developed because of participating in what they believe to be forbidden occult rite. Occult rite खुफिया रस्में जो यानी की जाती हैं ब्लैक मैजिक से या विच क्राफ्ट से रिलेटेड वो. अब वो कह रहे हैं कि ये जो उनको गिल्ट था ना, एक जो यानी साइकोजेनिक जो आप कह दो एपिडेमिक हिस्टीरिया से रिलेटेड, तो उसने डेवलप किया कि वो पार्टिसिपेट करें इन चीज़ों में आगे से आगे बढ़ के जो कि फॉरबिडन था, यानी वो अलाउड नहीं था या प्रोहिबिटेड था. ठीक है. इन अदर वर्ड्स इट इज़ साइकोसोमेटिकली sorry psychosomatically it's another word related to that mass hysteria or neurotic guilt. अच्छा जी. Induced illness caused by the witchcraft but by belief in witchcraft, यानी जिस तरह वो बीमारी का वो करती हैं, बहाना करती हैं, असल में अगर देखा जाए तो वो ज़हनी तौर पे बीमार हो गई थी वो सारी लड़कियां, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रही थी उन्होंने क्या करना है क्या नहीं करना. तो वो इसीलिए इस क्वेश्चन को जो है थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा है या अडॉप्ट करना चाह रहा है एग्जामिनर, ये देखने के लिए कि आपको इस चीज़ की समझ आप अगर दूसरे वे में समझते हो इसको कि ज़हनी दबाव पे पड़ के इंसान जब गलत डिसीजन लेता है, तो उस लिहाज से आप इसको किस तरह डिफ़ाइन करोगे. नाउ द गर्ल्स टू सेव देयर स्किन स्टार्ट टू एक्यूज द अदर पीपल ऑफ टाउन ऑफ बीइंग विचेस टू होम दे सस्पेक्ट इन डिफरेंट टू वर्ड कम्युनिटी. अब यानी उन्होंने जो दूसरी लड़कियों ने इल्ज़ाम तराशी की उन लोगों पे जिनको यानी या तो पर्सनल ग्रजेस निकालने के लिए या तो उनको सस्पेक्ट करने के लिए कि यानी इल्ज़ाम लगाने के लिए कि ये जो हैं ये कम्युनिटी के लिए जो है ना, यानी ये हट के हैं ज़रा, ये जो हैं थोड़े से यानी काले जादू वाले लोग हैं या ये नॉर्मल लोग नहीं हैं. ठीक है. एबिगेल द मोस्ट फ्रॉडुलेंट गर्ल, Betty and Mary Betty and Mary accuse many town women of being witches. अब सिलसिला शुरू हुआ तो ये अब शेर बन गई ना, तो एबिगेल जो थी वो इनमें सबसे ज़्यादा चालाक थी, यानी इनको गाइड करती थी कि अब नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है. तो बेटी और मैरी जो हैं उन्होंने भी बहुत से लोगों को एक्यूज़ किया इस यानी बिहाफ पे कि भी वो विचेस हैं. मोस्ट ऑफ द एक्यूज पीपल आर दोज विद होम दीज गर्ल्स हैव पर्सनल इंडिग्नेशन. ठीक है. यानी ये इंडिग्नेशन का भी वर्ड आ गया अच्छा सा. फॉर एग्जाम्पल एबिगेल एक्यूजेज एलिजाबेथ बिकॉज शी कंसिडर्स हर अ बॉन्ड बिटवीन हर एंड प्रॉक्टर, क्योंकि इन दोनों के जो थे
अच्छे ताल्लुकात नहीं थे और यानी नाजायज़ ताल्लुकात थे प्रॉक्टर और एबिगेल के दरमियान। तो एबिगेल जो थी वो एलिज़ाबेथ जो प्रॉक्टर की बीवी थी उसको अपने राह में रुकावट समझती थी, तो वो चाहती थी कि ये भी जो है ना इस ज़द में आ जाए और उसको भी मार दिया जाए। गिल्स कॉरे ऑल्सो हैज़ बीन एक्यूज ऑफ बीइंग अ विच बट ही कैन नॉट प्रोटेस्ट अगेंस्ट इट इन द कोर्ट। अब यानी उसको भी सुना दी गई सज़ा, लेकिन उसने भी कोई स्टेप नहीं लिया अपने लिए कि वो बताए कि भाई सच क्या है या झूठ क्या है। द रिस्पॉन्स ऑफ द एडल्ट टू विच क्राफ्ट इज़ रिडिकुलस, यानी बड़ा ही अजीब फालतू सा ये लगता है कि किसी बड़े आदमी ने या किसी समझदार इंसान ने, किसी रेशनल पर्सन ने उसके टूवर्ड्स कोई स्टेप नहीं लिया या नहीं बताया, नहीं उसके ऊपर किसी ने बस जो काम हो रहा था, क्योंकि वो खौफ व हिरास फैल गया ना। यही तो मैस हिस्ट्रिया में आ जाता है कि इतना खौफ व हिरास फैल गया कि सबको अपनी जान की पड़ गई कि भाई अगर हमने कोई ख़िलाफ़ कदम उठाया तो फिर अगली बारी हमारी होगी। रेवरेंड पेरिस रिस्पॉन्स टूवर्ड्स विचक्राफ्ट एज अ ड्यूल नेचर। अब रेवरेंड पेरिस जो है वो दो तरह से इस चीज़ को देखता है। कैसे देखता है? ही डज़ नॉट वांट टू बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ द विचेस एंड दैट्स बेटीज अनकॉन्शियस स्टेट इन द रिजल्ट ऑफ हर बीइंग बिविश्ड। अब जो रेवरेंड पेरिस है उसको समझ आ रही है कि क्या खेल खेला जा रहा है, लेकिन वो दोहरा उसके ज़हन में जो है टेंशन, यानी दोहरी टेंशन क्रिएट हुई है कि आया वो एग्जिस्टेंस जो है विचेस की उन पर बिलीव करे या ना करे। आगे भी मैं आपको बताती हूँ कि उसको समझ आ रही है कि ये जो सारी लड़कियाँ जो खेल खेल रही हैं ये फजूल खेल है, ये यानी इसमें कोई सच्चाई नहीं है। बिकॉज इन दिस केस हिज ऑन रेपुटेशन इज़ इन डेंजर, क्योंकि उसकी अपनी रेपुटेशन को ख़तरा हो सकता है, इसलिए वो खामोश है। और द पीपल विल थिंक अबाउट हिम, कि लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। एंड द आयरॉनिक सिचुएशन इज़ दैट पेरिस हैज़ टू सीक द हेल्प ऑफ हेल एन अक्यूलटिस्ट यानी जो काले जादू वगैरह और इन किताबों से रिलेटेड जो माहिर है इन चीज़ों का, ठीक है। हेल जो है वो इन सब चीज़ों को बड़े अच्छे से जानता है। टू कन्फर्म अबाउट द इन्फ्लुएंस ऑफ विच ऑन हर डॉटर, के यानी वो इस चीज़ पे भी अब डर है कि वो हेल से किस तरह पूछे कि क्या वाकई उसकी बेटी पर असर किया है इन विचेस ने या नहीं। बट इन द एंड ऑफ द प्ले वी सी दैट पेरिस हैज़ एक्सेप्टेड दैट विचेस डू नॉट एग्जिस्ट, दैट एंड ऑल दिस विच क्राफ्ट इज़ रॉन्ग प्रैक्टिस। ठीक है, समझ आ गई होगी कि ये सब जो है झूठ है। Hale, an occultist, at first is very anxious to prove this occult knowledge authentic and considers his book very authentic in identifying witches. He realizes in the end that human beings do not act according to the rules described in occult books. अच्छा जी, हेल जो है क्योंकि उसको पता लग जाता है कि ये क्योंकि जो उसका नॉलेज होता है या जो भी उसकी बुक्स होती हैं वो उसको यानी इस चीज़ को रिवील कर देती हैं कि ये जो भी खेल खेला जा रहा है ये मैच नहीं करता उन सब रूल्स एंड रेगुलेशन से जो कि उनकी बुक में लिखी गई हैं। द बुक से समथिंग एंड हिज ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस टेल हिम समथिंग एल्स। किताबें उसको कुछ और बता रही हैं और जो वो एक्सपीरियंस कर रहा है चीज़ों को और जो चीज़ें वो ऑब्ज़र्व कर रहे हैं यानी सोसाइटी में वो जो उन मिस्टीवियस गर्ल्स ने क्रिएट की हुई हैं वो ऑपोजिट हैं। इन द बिगिनिंग ही बिलीव्स इन द बुक्स एंड सेज, शुरू में जब वो किताबों पर यकीन करता है तो वो कहता है, बट इन द एंड यानी वो ये समझता है, लेकिन आखिर में वो क्या कहता है, ही रीड्स द कंक्लूजन एंड अर्ज एलिजाबेथ टू इंट्रोड्यूस हर हस्बैंड टू साइन। यानी अब वो कहता है कि एलिज़ाबेथ को कि अपने यानी प्रॉक्टर के लिए बोले, सच्चाई बोले, लेकिन आपको पता है हमने ये पढ़ा कि एलिज़ाबेथ जो है वो अपने हस्बैंड को बचाने के लिए झूठ बोलती है और उसका झूठ जो है प्रॉक्टर की जान ले लेता है। यानी यहाँ भी एक बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया इस चीज़ को कि जो सच बोल रहे थे उनको जो यानी सच्चाई की जो थी हार हुई और झूठ की जीत हुई। अच्छा जी, लाइफ वुमन एलिजाबेथ, लाइफ इज़ गॉड मोस्ट प्रीशियस गिफ्ट, नो प्रिंसिपल हाउ ग्लोरियस मे जस्टिफाई द टेकिंग ऑफ इट। समझ आ गई होगी आपको कि ज़िंदगी से खूबसूरत कोई चीज़ नहीं है, ये एक बहुत कीमती तोहफ़ा है जिसका कोई नेमल बदल नहीं है। But Danforth remains stick to his beliefs because he thinks that the honor of the court is more precious than justice. He has his pseudo precision एंड सेज, यानी वो उसका जो है ना एक अपना ही जायज़ा है, एक अपना ही उसका रॉन्ग परसेप्शन जो उसने क्रिएट किया हुआ है, क्योंकि उसको भी अपनी रेपुटेशन बहुत प्यारी है, इसीलिए वो कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहता जिससे उसकी सीट जो है वो ख़तरे में पड़े।
ठीक है। यू मस्ट अंडरस्टैंड सर दैट अ पर्सन इज़ ईदर विद दिस गॉड और ही मस्ट बी काउंटेड सो इट ही मस्ट बी काउंटेड अगेंस्ट इट, देयर इज़ नो और बिटवीन। यानी वो कहता है या तो हाँ या तो ना, यानी इन दोनों में से कोई एक सिचुएशन होगी तो बचत है। अगर कोई बीच में आप डिटेल्स देना शुरू करोगे तो उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। बट जॉन प्रॉक्टर द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द प्ले रिटेन्स वेरी स्ट्रिक्ट एटीट्यूड टुवर्ड्स विचक्राफ्ट। अब जो प्रॉक्टर है वो तंग आ गया, जो प्रोटैगनिस्ट है, जो मरकज़ी किरदार है, जो सेंट्रल फिगर है हमारे प्ले का, वो अब इससे जान छुड़ाना चाहता है इन सब चीज़ों से। ही डज़ नॉट बिलीव इन इट एंड टेक्स इट एन इरेशनल एक्ट। उसको यानी बहुत ज़्यादा वो इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा इरेशनल बोलता है। रेशनल होता है समझदार, गैर समझदारी का मुजाहरा, यानी ये सब चीज़ें करती हैं उसकी नज़र में। ही डज़ नॉट वांट टू बी इन्वॉल्व इन द कॉर्ट प्रॉप अबाउट विचक्राफ्ट बट इन द एंड ही हैज़ टू डू सो। वो यानी जितनी भी ये सब जो तहकीकात की जा रही हैं, जो भी ये जो नट बुना जा रहा है कोर्ट की तरफ से विच क्राफ्ट से रिलेटेड, वो इन सब का हिस्सा बनना नहीं चाहता। When he learns that Elizabeth has been accused, he says, जब उसे पता लग जाता है कि उसकी जो बीवी की जान भी ख़तरे में है और उसको भी इल्ज़ाम लगाया गया है उसके ऊपर भी, then वो ये कहता है कि I will tell you what's walking Salim, vengeance is Salim, vengeance is Salim। यानी जो है इंतकाम बन चुका है पूरा, जो उनकी जगह है जो सलीम है और ख़तरे में है। वी आर वॉट वी ऑलवेज वर इन सलीम बट नाउ द लिटिल क्रेजी चिल्ड्रन आर juggling the keys of the kingdom and comfort vengeance writes the law। अब यानी वो ये बड़ी उसने यहाँ क्रिटिसाइज़ किया, सस्पेक्ट किया है द होल सोसाइटी, पूरी सोसाइटी को और जजेस को, यानी सबको, कि जो सालिम था वो ऐसा नहीं था। मेरी बैटरी लो हो रही है मोबाइल फ़ोन की, तो जस्ट अ मिनट गाइस। अच्छा जी, अब वो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, मुझे एडिटिंग नहीं आती, बस बर्दाश्त करें ये सब कुछ। अच्छा जी, तो वो कहता है कि जो सालिम में जितनी भी चीज़ें ये प्रैक्टिस की जा रही हैं ये बहुत ही इरेशनल हैं और यानी बहुत ही जैसे बचकानापन है इसके अंदर, चालिश वे में इसको लिया जा रहा है। और वो कहता है कि जी जो अब ये वक्त आ गया सलीम पे कि जो बच्चे हैं, क्योंकि उम्र में छोटी हैं ना वो, 17 से एबिगेल जो है उनमें सबसे सीनियर है जो कि 17 साल की, बाकी उनसे छोटी हैं सारी। तो ये जो यानी लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, ये जो कीज़ हमारे यानी जो चाबियां हैं हमारी सल्तनत की, हमारी रियासत की, उनके साथ खेल रही हैं, यानी उनके मुआशरे की इज़्ज़त जो है वो दाव पे लगी है। ठीक है, और इसी तरह वो जो हैं उन्हीं की पागलपन से रिलेटेड जो भी चीज़ें प्रैक्टिस हो रही हैं उसके थ्रू जो है लॉ को लिखा जा रहा है। ये बड़ी यानी उसने एक किस्म का लान तान किया है। बट इन दी एंड वी सी दैट प्रॉक्टर इज़ एक्यूज्ड ऑफ बीइंग अ विच बिकॉज ऑफ हिज रिबेलियन अगेंस्ट द चर्च एंड द कोर्ट। अब चर्च और कोर्ट जो थे वो डोमिनेंट थे, ठीक है, यानी वो जो फैसला करेंगे वैसा ही होगा। तो प्रॉक्टर को भी एक्यूज़ किया जाता है एज अ रिबिलियन, यानी रिबिलियन कहते हैं ऐसा इंसान अगर 10% लोग जो हैं वो हाँ पे हों और सिर्फ 1% बंदा जो है वो ना पे हो, यानी 10 में से 2% लगा लो, 10 में से 2% जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में हो तो वो आपके क्या हो जाएंगे, रिबिलियन हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि प्रॉक्टर जो था वो उसके अगेंस्ट जा रहा था। ही वॉन्ट्स टू प्रूव द फ्रॉडुलेंट बिहेवियर ऑफ द गर्ल बट ही इज़ एक्यूज इन रिटर्न। वो चाहता है कि वो जो उसकी फ़नकारियाँ हैं जो अबीगिल की, जो वो यानी फ्रॉड किस्म की लड़की है, उसको एक्यूज़ करे, उसकी बजाय वो बेचारा खुद जो है वो सस्पेक्ट किया जाता है। ही इज़ सेंटेंस टू डेथ इफ़ ही डज़ नॉट कन्फेस टू बी अ विच। अगर उसको यानी जो ही इज़ सेंटेंस टू डेथ, उसके लिए सज़ाए मौत करार दे दी जाती है अगर तो वो कन्फेस कर लेता है कि वो यानी जो है वो ईविल स्पिरिट है, तो फिर उसे छोड़ दिया जाएगा। एट फर्स्ट बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑन हिम ही बिकम्स एग्रीड to confess and sign it, but his innocence and Saul does not let him to confess, therefore he tears out the confession। उसका जो ज़मीर है वो उसे मलामत करता है
कि जिन लोगों ने सच्चाई के लिए जान खोई है वो अपनी जान यानी इस तरह बचा के तो उन सब की जो है इज़्ज़त उसको भी दाव पे लगा देगा। जितने भी उसके दोस्त अहबाब हैं जिन्होंने अपनी जानें सच्चाई के लिए खोई हैं, तो वो क्या करता है, पहले तो वो मान जाता है अपनी बीवी की और अपने दोस्त की मोहब्बत में, लेकिन फिर आखिरकार वो अपना जो कन्फेशन लेटर होता है उसको फाड़ देता है और कहता है कि नहीं, मैं जो है सच का साथ दूंगा। बिकॉज इट इज़ माई नेम, बिकॉज आई कैन नॉट हैव अनदर इन माई लाइफ। ये बड़ा प्यारा कोट है, ये लाजमी लिखिएगा। बिकॉज आई एम नॉट वर्थ द डस्ट ऑन द फीट ऑफ दैम दैट हैंग, हाउ मे आई लिव विदाउट माई नेम, आई हैव गिवन यू माई साउल, लीव मी माई नेम। कमाल है माशाल्लाह, बहुत प्यारा लिखा है मिलर ने, बड़ी प्यारी लाइंस हैं। वो इन चीज़ों में ये बता देता है कि सच्चाई जो है वो बेशक प्रॉक्टर की हार हो जाती है, लेकिन वो हार कर भी जीत जाता है क्योंकि उसने सच्चाई का साथ दिया। उसने कहा लाख झूठ जो हैं वो जीत जाएं, लेकिन सच्चाई जो है वो सच्चाई ही रहती है, कोई उसे मार नहीं पाता। तो वो यानी मर के भी जो था वो ज़िंदा रह गया। वो कहता है कि मैं यानी बिकॉज आई एम नॉट वर्थ द डस्ट, वो उन लोगों की खाक के भी बराबर नहीं है जिन्होंने अपनी जानों को खोया है सच्चाई की खातिर। तो मैं कैसे अपना नाम डुबो दूँ, अपने यानी मैं अपनी ज़िंदगी कैसे बचा लूँ अपने नाम को डुबो कर। नहीं, वो अपने ज़मीर का साथ देता है और अपनी जान जो है वो यानी कुर्बान कर देता है। ही डज़ नॉट वांट टू लूज़ हिज ट्रू आइडेंटिटी एंड टू बी कॉल्ड अ बिच, यानी वो अपनी जो ट्रू आइडेंटिटी है वो ज़्यादा उसको यानी प्यारी है, वो उसको खोना नहीं चाहता। देयरफॉर ही सैक्रिफाइसेस हिज बॉडी एंड सेव्स हिज साउल। अमेजिंग, वो अपनी जो है रूह बचा लेता है और अपना जिस्म जो है वो सेक्रीफाइस कर देता है। द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ मैकार्थिज्म इन 20th सेंचुरी वर नो डिफरेंट फ्रॉम द रूल्स इन सालिम, क्योंकि दोनों में कम्युनिस्ट को जो था वो यानी बिल्कुल कम्युनिस्ट क्लास को डिस्ट्रॉय किया गया था और उनको टारगेट किया गया था कम्युनिस्ट को। तो दोनों जो चीज़ें हैं उनमें सेम चीज़ है, सालिम में विचक्राफ्ट के थ्रू और 20th सेंचुरी में मैकार्थिज्म के थ्रू। They put the innocent people in the crucible to prove or disprove their suspect of being a communist। ठीक है, यहाँ बहस ख़त्म हो जाती है कि लोगों को जो था इसी दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया गया था कि आया वो कम्युनिस्ट हैं या नहीं है। तो और इसी वजह से फिर उनको सज़ाए मौत सुनाई गई। तो होप यू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं मैथ्स हिस्ट्री का जो क्वेश्चन है वो आया था लास्ट टाइम एग्जाम्स में, लेकिन वो आपके करंट नोट्स में नहीं है। आई विल ट्राई टू गैदर सम डाटा रिलेटेड टू दैट स्पेसिफिक क्वेश्चन बिकॉज इट्स रियली वेरी क्रूशियल। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो अगर उसकी ना बना सकी तो थर्ड वीडियो ज़रूर उसकी बनाऊंगी इंशाल्लाह, वो भी आपको लाजमी प्रोवाइड करूँगी। डोंट वरी अबाउट दैट, बस दुआओं में याद रखिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।